राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अपने अंतिम सफर पर कल्याण सिंह। 30 जुलाई 2020 को एक इंटरव्यू में कल्याण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन के बारे में विस्तार से बात की थी। देखिए उन्होंने इस मौके पर क्या क्या कहा था। हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी से, जो उस समय थे। कल्याण सिंह जी, उस समय जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, आप एक प्रणेता के रूप में आए। जब 30 अक्टूबर 1990 के गोली चलाई गई कार सेवकों पे, उसके बाद आपने कमान संभाली आंदोलन की, और उसके बाद आप सरकार में भी आए, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अयोध्या गए, राम मंदिर का संकल्प लिया कि राम मंदिर बनवाएंगे। आज पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर के प्रति मेरे मन में हमेशा से आकांक्षा रही है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है 5 अगस्त को, और उस भूमि पूजन में प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। मैं स्वयं भी 4 अगस्त को अयोध्या पहुंच जाऊंगा, और 5 अगस्त के भूमि पूजन के अवसर पर अयोध्या में मैं उपस्थित रहूँगा। 500 वर्ष संघर्ष हुआ है इसके लिए। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। मस्जिद इसलिए नहीं कि खुदा की इबादत करने के लिए बनाई थी, बल्कि इसलिए मस्जिद तोड़ा गया था और मस्जिद बनाई थी कि देश के करोड़ों हिंदू अपमानित होते रहे, आत्मग्लानि की आग में जलते रहे, और लगातार संघर्ष होता रहा, लगातार। और 500 साल में कभी सफलता नहीं मिली थी, अब आकर के उसकी सफलता मिली है। जहाँ तक 6 दिसंबर 1992 का प्रश्न है, मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट आई थी कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बल की 4 बटालियन मांग ली है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट चाहिए, तो मजिस्ट्रेट भी दे दिया है, और वो चल पड़ी है फैज़ाबाद से अयोध्या की तरफ को। अयोध्या और फैज़ाबाद के अंदर बहुत कम है, लेकिन रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रही है, चूँकि 3 लाख के करीब कार सेवकों का जो घटे वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऐसे में हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए। ये भी रिपोर्ट में लिखा था जिला प्रशासन की ओर से कि यदि गोली चलाई जाती है तो नरसंहार होगा, बड़ा भारी खून खराबा होगा। मैंने लिखित में उसी से आदेश कर दिया कि अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुँच गई है, उसे देखते हुए गोली चलाने का आदेश नहीं देता मैं, गोली नहीं चलाई जाए। अन्य उपाय जो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं तो उसे किए जाए, क्योंकि देश भर से लोग आए थे, 3 लाख 3.5 लाख लोग थे। अगर गोली चलवाने का आदेश में कर देता तो हजारों लोग मारे जाते, भगदड़ में हजारों लोग मारे जाते। फिर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश में और प्रदेश में जो हिंसा की लपटें उठती, उसमें धू धू करके प्रदेश जलने लगता, देश जलने लगता। वो स्थिति और भी भयंकर होती और बड़ी दुखद होती। इसलिए मैंने पुनः कहा कि किसी कीमत में एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी, अन्य कोई उपाय हो सकते हो इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए वो सब किए जाए। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था कि जो ढांचा है वो ध्वस्त नहीं होगा, आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए, क्या इसका अफसोस कभी है? नहीं, मुझे ढांचा जाने का अफसोस नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया था कि ढांचे की सुरक्षा की जाएगी, और ढांचा सुरक्षित रह सका, उसकी कीमत अदा कर दी जाकर शायद कल हमने इस्तीफा दे दिया, पद छोड़ दिया अपने। उस समय आपने मुख्यमंत्री पद का त्याग किया, जेल भी गए, लेकिन जो सारी घटनाक्रम रहा उसके बाद राम मंदिर आंदोलन कहीं ना कहीं पीछे भी चला गया, एक तरह से कहेंगे, और आप भी थोड़ा सीन से पीछे चले गए। क्या ऐसा लगता है कि उस समय आप पूरी जो घटनाक्रम था उसमें कहीं ना कहीं पीछे हो गए? नहीं, कहीं नहीं। देखिए, राम मंदिर के प्रति की आस्था और श्रद्धा में न कभी कभी आई है, न कभी कभी आएगी। एक कार्यकर्ता के नाते से जो कुछ भूमिका मुझे अदा करनी थी, मेरे साथ भूमिका अदा की। मैं इस विषय में पीछे नहीं हटा कभी। उसके बाद लिब्राहन आयोग की जब रिपोर्ट आई तो उसमें आपको तो दोषी ठहराया गया था।
अब लिबरान की रिपोर्ट तो जब 15 दिन में पूरी हो सकती तो उसमें उन्होंने 8 साल लिए, 15 साल लगा दिए। 15 साल से ज़्यादा लगा दिए। उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, झूठ का पुलंदा है वो रिपोर्ट, मैं उसको नकारता हूँ मैं। अभी 32 अभी भी सीबीआई कोर्ट में हमारे खिलाफ केस चल रहा है। 49 आरोपी बनाए थे, उनमें से 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 32 बचे थे तो उनमें से 31 के बयान पूरे हुए। अब एक बचे हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद फिर बहस होगी दोनों ओर से, सीबीआई के वकील बहस करेंगे, हमारे वकील बहस करेंगे और तब जाके जजमेंट होगा। अब मैं सोचता हूँ शायद ये सितंबर अक्टूबर तक केस जाएगा। अब यहाँ का कोर्ट क्या व्यू लेता है। 1050 सवाल थे, सबके जवाब दे दिए हमने और हर एक आरोपी से वही सवाल किए गए हैं, सबने पर उन्होंने जवाब दे दिए। डॉक्टर जोशी के जवाब हो गए, अडवाणी जी के जवाब हो गए, तो सबके जवाब हो चुके हैं। अब क्या जो उस समय का घटनाक्रम हुआ, आपको उम्मीद थी कि ढांचा विध्वंस हो जाएगा? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पीछे न तो कोई साजिश थी और इसके पीछे न कोई प्रेरणा भी थी। एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो घटना घटित हुई वो गत सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं और आत्मग्लानि का स्वतः स्फोट थी 6 दिसंबर 1992 की घटना। उस समय एक और नारा लगता था कि अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? अब ये इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो देखा जाएगा। राम मंदिर की आपका संकल्प पूरा हुआ? हाँ, पूरा हो गया ये मुझे खुशी है। मैंने पहले कह दिया, बहुत शांति के साथ दुनिया छोड़ के जाऊंगा मैं। अब एक अंतिम सवाल कि कार सेवकों पे मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी, उसको लेकर के उस प्रकरण को जब याद करते हैं तो गोली चलवाना ठीक नहीं था, गोली नहीं चलवानी चाहिए थी। इतिहास के पन्नों में उन लोगों के नाम आएंगे कि जिन्होंने सीने पे गोली खाई और अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। आंदोलन का भी नाम आएगा, आंदोलन करने वालों का भी नाम आएगा और उसी में 5 अगस्त का भी नाम आएगा और 6 दिसंबर 1992 की भी चर्चा आएगी और उसी में मैंने गोली नहीं चलवाई थी ये भी आएगा। इसी में आएगा कि मैंने राम मंदिर का 70 लात मार दी थी। ये भी आएगा कि मैंने 24 घंटे की सजा और 2000 रुपये के जुर्माने में भोग लिया था। लेकिन इन सब चीज़ों को न मुझे तब दुख होता, न आज दुख है, न तब मना था न आज मना ले। राम मंदिर बनने की इतनी बड़ी खुशी है कि जिस खुशी को भी शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा। राम मंदिर निर्माण की इतनी बड़ी खुशी है कि उस खुशी के आगे सब कुछ बौना है, सब कुछ फीका पड़ गया है और अब कल्याण सिंह जी का कहना है कि वो चैन से मर सकेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कल्याण सिंह को नमन किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कल्याण सिंह का जाना अपूर्ण क्षति है। देखिए, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और हम लोग बचपन से उनको देखते रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन के काल में सबसे बड़े अग्रणी महानायक के रूप में वो थे। वो 90-91 का समय जो सांस्कृतिक परिवर्तन का भी समय था, जो सामाजिक परिवर्तन का भी समय था, जिसने भारतीय समाज का आधार और राजनीति का आधार पूरी तरह बदल दिया। हमें कई चीज़ें ध्यान आती हैं कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, सरकार बर्खास्त हो गई थी 1992 में, उसके बाद दक्षिण भारत में उनकी यात्रा थी। संघ के पूर्व सरकारवाह एच.वी. शेषाद्री जी कर्नाटक में उनको लेके गए तो ये किस्सा हम लोगों ने सुना था कि एक ग्रामीण जत्था आया और तब तक कल्याण सिंह जी जा चुके थे, तो वो लोग इतने दुखी हुए कि वो उनको देख नहीं पाए कि जो टायरों के निशान धूल पे बन गए थे उसको उन्होंने मत्थे से लगाया और कहा हमारा दुर्भाग्य था कि हमें देख नहीं पाए। ऐसी लोकप्रियता और सम्मान किसी मुख्यमंत्री को
सुदूर के राज्यों में मिले, ये भारत की राजनीति में अभूतपूर्व है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है। भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़ खाई एक परिणाम है। और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी, और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का भी उदार चरित्र वालों की तो वसुधैव कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है। और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ नहीं था, मुझे भी अंदाज़ नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानी आप बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कोई पूछेगा उसके जवाब अदालत भी देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपको जानकारी आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवा को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया, लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? CBI की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं CBI कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की CBI कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राजमिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं एक ऐसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए, सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। कुछ ही देर में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ एयर स्ट्रिप पहुंचेगा। एयर स्ट्रिप के पास से हमारे सहयोगी शव पहुंच चुका है, जानकारी मिली, तस्वीरें आप देख सकते हैं। विमान पहुंच चुका है यहां पर, एयरलिफ्ट करके लाया गया लखनऊ से और एयर स्ट्रिप के बाहर भारी सुरक्षा के इंतजाम और पूरी सावधानी के साथ, एहतियात के साथ, पूरे सम्मान के साथ यहां अब उनकी पार्थिव देह को यहां से ले जाया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ यहां पर उनकी पार्थिव देह एयरलिफ्ट करके लखनऊ से अलीगढ़ लाई गई है। अलीगढ़ एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं परिजन, सुरक्षाकर्मी और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अपने अंतिम सफर पर कल्याण सिंह अलीगढ़ पहुंचे हैं, जहां से जीवन यात्रा की शुरुआत की, सियासी सफर की शुरुआत की। जब से उनके निधन की खबर मिली तब से सभी शोक संतप्त हैं, व्याकुल थे उनके आखिरी दर्शन के लिए। अलीगढ़ वासी, अलीगढ़ में उनके परिवारजन, रिश्तेदार और अब यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा और कल नरोरा में उनका अंतिम संस्कार होगा।
प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। यादों में अब रह गए हैं कल्याण सिंह और हर कोई अपनी यादों को जब साझा कर रहा है, जो पल उनके साथ बिताए, जो संवाद उनके साथ किया, यही कह रहा है कि हमेशा एक अग्रज की तरह व्यवहार किया। इंस्टेंट कनेक्ट करते थे जिनसे भी मिलते थे कल्याण सिंह, और यही उनकी खूबी थी जो उन्हें जननेता बनाती थी। अपने कार्यकर्ताओं का नाम याद रखते थे, उनसे हमेशा बड़ों की तरह व्यवहार करते थे, पूछते थे वो कैसे हैं, उनके घर में सब कैसे हैं। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी जो उनके आसपास हमेशा इंटरव्यू के लिए आया करते थे, बाइट के लिए पहुंचा करते थे, उनका नाम भी उन्हें याद रहता था। अनुपम हमारे सहयोगी अलीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, हर कोई शोक संतप्त है। अपने अंतिम सफर पर कल्याण सिंह और उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, हम देख पा रहे हैं। अनुपम, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? पार्थिव देह अलीगढ़ पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एयरलिफ्ट करके लखनऊ से लाया गया और अब यहां पर। अनुपम, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी जी, अपर्णा, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी बताएं अनुपम। देखिए अपर्णा, अब से थोड़ी देर पहले, कुछ ही मिनट पहले विमान से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को यहां पर ले आया गया है और जो एक कक्ष बनाया गया है वहां पर फिलहाल डीप फ्रीजर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। परिवार के लोग और अलीगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहां पर आसपास हैं। बाहर उसके बराबर में 3 नंबर कमरा वहां पर है। 3 नंबर कमरे में जो आला अधिकारियों के साथ साथ जो वीवीआईपी लोग हैं, जो नेता वहां पर हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। विधायक वहां पर हैं, सांसद वहां पर हैं। इस वक्त रघुराज सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। रघुराज सिंह जी, अंतिम दर्शन करेंगे आप और जाहिर तौर पर अंतिम यात्रा निकलेगी, उनका शव यहां पर पहुंच चुका है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आराध्य देव आदरणीय कल्याण सिंह जी की आज हम लोग अंतिम सल्यूट उनको देंगे, आज अंतिम विदाई करेंगे। उनसे 37 वर्षों का मेरा साथ रहा है। 84 से लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा। अब हमको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। आज बड़ी भावुक परिस्थिति में मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि आदरणीय कल्याण सिंह जी ने हमको जो सिखाया, संगठन गढ़े चलो तुम बढ़े चलो, ऐसी स्थिति उनकी, क्योंकि उन्होंने हमेशा पार्टी सेक्रेटरी। क्या कार्यक्रम रहने वाला है आगे? अब क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से शव जो है वो स्टेडियम ले जाया जाएगा, वहां पे अंतिम दर्शन होंगे। आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? यहाँ से स्टेडियम ले जाने के बाद सबके दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद कल नरोरा में अंत्येष्टि होगी, ऐसा परिवार ने विचार किया है। और हम लोग चूंकि परिवार के साथ ही हैं, परिवार के साथ हैं, परिवार जैसा भी निर्णय लेगा उनके साथ। परिवार के लोग भी हैं, क्या 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 निर्णय लिया गया है? निर्णय ये लिया गया है कि कल जो है नरोरा पे राजघाट पे जाकर के अंतिम संस्कार किया जाएगा। यही और जगह यहाँ पर अपना अतरौली से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप अतरौली से आए? जी, मैं केशव सिंह बघेल, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। बाबूजी के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। हमने बहुत बड़े नेता को खो दिया है, जो उनकी विचारधारा से जो देश और प्रदेश चला है। आज हम बहुत बड़ी क्षति में हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम लोग निशब्द हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि बाबूजी को भगवान के चरणों में अंतिम। अपर्णा, देखिए, हम दिखाना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को, ये धनीपुर हवाई पट्टी पर इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर 2 गेट हैं। देखिए, ये जो रोड है ये जीटी रोड है। यहाँ पर हम कैमरामैन अभिषेक से कहेंगे वो दिखाएं। ये जो रोड है, जो रोड सामने चल रही है वो जीटी रोड है और यहाँ पर धनीपुर हवाई पट्टी का जो पहला गेट है वो ये गेट है। इसी से शव वाहन जो है वो जो रथ तैयार किया गया है अंतिम यात्रा के लिए, वो यहाँ से बाहर निकलेगा। अभी इस गेट को बंद कर दिया है, सिर्फ वीवीआईपी लोगों की और प्रशासनिक अधिकारियों की इस गेट से एंट्री है। इसके अलावा और कोई भी व्यक्ति जो है इस गेट से अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा एक गेट और बनाया गया है इधर यहाँ पर, जिसमें कि सिर्फ जो स्थानीय नेता हैं उनकी गाड़ियां यहां से इस गेट से निकल रही हैं। लेकिन ये जो गेट है ये पूरी तरह से बंद कर दिया है अभी, क्योंकि अंदर वहां पर जो 3 नंबर कमरा है और जो 2 नंबर कमरा है वहां पर सारी तैयारियां चल रही हैं कि किसी तरह से जो वाहन वहां पर है उनके पार्थिव शरीर को वहां पर रखा जाए। और उसके बाद अब तैयारियां हो रही हैं कि पार्थिव शरीर जब वाहन में रख दिया जाएगा तो इसी मार्ग से वो बाहर लाया जाएगा।
और आपको बताएं कि हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं जो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान हैं। हमारे साथ मानव उपकार संस्था के विष्णु कुमार बंटी है। बंटी जी, आप का जुड़ाव कल्याण सिंह जी से कई सालों से रहा है, आज बहुत दुख का पल होगा, किस तरह से आप व्यक्त करेंगे? देखिए, जितनी बड़ी क्षति है हमारे अलीगढ़ के लिए, क्योंकि अलीगढ़ की विश्व भर में पहचान जहाँ एक तरफ एमू से होती थी तो दूसरा कल्याण सिंह जी से होती थी। तो कल्याण सिंह जी ने पूरे देश में जो राम मंदिर का जनक थे और उसके अलावा जो अलीगढ़ में विकास हुआ वो कल्याण सिंह जी की देन है, वरना अलीगढ़ को कोई पूछने वाला नहीं होता। और कल्याण सिंह जी के जाने से हर यहाँ का बच्चा और बुजुर्ग सभी लोग दुखी हैं और पूरा शहर गमगीन है। और हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारे बीच से एक ऐसी महान हस्ती आज दूर हो गई, जो कि हम बयान नहीं कर सकते किस तरीके से। तो ये मानव उपकार संस्था के अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी बता रहे हैं कि अलीगढ़ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है अपर्णा, और ये दुख का पल है। ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि बाबूजी अब हमारे बीच से चले गए हैं। अपर्णा, बिल्कुल मुश्किल घड़ी है और दुख का ये पल है ही। शोक संतप्त हैं पूरे अलीगढ़ वासी। प्रदेश में हर कोई शख्स इस वक्त कल्याण सिंह को याद कर रहा है, अपनी यादें साझा कर रहा है। अनुपम, आगे भी लौटेंगे आपके पास, तो बता दें आपको कि लखनऊ से एयरलिफ्ट कर जो पार्थिव देह है वो अलीगढ़ लाई गई है और पूरे सम्मान के साथ स्टेडियम में अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को वहां रखा जाएगा, ताकि जहां से अपने जीवन के सफर की शुरुआत की थी, सियासी यात्रा की शुरुआत की थी, वहीं अंतिम सफर, अब ये अंतिम पड़ाव और अंतिम सफर पर निकल चुके हैं कल्याण सिंह। उनके आखिरी दर्शन हर कोई कर सके, इसलिए यहाँ स्टेडियम में आखिरी दर्शनों का कार्यक्रम रखा गया है। उनकी पार्थिव देह को यहीं पर रखा जाएगा और कल नरौरा में अंतिम संस्कार होगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कल्याण सिंह। यादें साझा कर रहे हैं सियासत के बाबूजी। बाबूजी कोई उन्हें यूं ही नहीं कहा करता था कि वो बुजुर्ग थे तो बाबूजी कह दिया। बाबूजी जैसा व्यवहार था उनका, आचरण था उनका। हर कार्यकर्ता को, अपने आसपास मौजूद हर कार्यकर्ता को उनके नाम से पहचानते थे, पुकारते थे और इसीलिए हमेशा अग्रज की तरह छोटों के सर पर हाथ रखते थे, उनसे बर्ताव करते थे। इसीलिए हर कोई उन्हें बाबूजी कहा करता था। सामर्थ्यवान नेता खो दिया, ये शब्द थे प्रधानमंत्री के, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कल्याण सिंह को कुछ यूं याद किया। और खुद जब 2020 में राम मंदिर की भव्य भूमि पूजन किया गया था तो उस वक्त ये कहा गया कल्याण सिंह ने कि मेरा जीवन पूरा हो गया। इस न्यूज हेडलाइन के